Hello friends, welcome to Vidya Gurukul Nursing Classes. Today I will discuss about signs and symptoms, diagnostic evaluation and management of thrombophlebitis. And firstly I discuss signs and symptoms of thrombophlebitis. Firstly थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लास का रिवाइज करते हैं। थ्रोम्बोफेब्लाइटिस का मीनिंग हमने देखा था या डेफिनेशन देखा था, जब किसी भी वेन में किसी भी क्लॉट के कारण जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन अराइज होता है उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोफेब्लाइटिस। टू टाइप्स के थ्रोम्बोफेब्लाइटिस डिस्कस किया था हमने, सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोफेब्लाइटिस एंड डीप वेन थ्रोम्बोफेब्लाइटिस। उसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे फर्स्ट क्या होगा, जो भी पर्सन है जो थ्रोम्बोफेब्लाइटिस से सफ़र कर रहा है उसको पेन होगा। पेन के साथ साथ वो साइट कैसी होगी, वार्म देखने के लिए मिलेगी, वार्म होगी, टेंडरनेस प्रेजेंट होगा, देन रेडनेस होगा। रेडनेस जब भी कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है जिस भी साइट पर, वहाँ पर रेडनेस देखने के लिए मिलती है, रेडनेस प्रेजेंट होती है। देन बल्जिंग ऑफ वेन मीन्स ये नॉर्मल वेन है और जिस साइट पर क्लॉट प्रेजेंट होगा वह उस साइट पर, जैसे ये साइट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्लॉट प्रेजेंट है, तो यहाँ की जो वेन है वो क्या हो जाएगी, बल्ज फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। तो बल्जिंग ऑफ वेन, देन स्वेलिंग मीन्स इन्फ्लामेशन, जिस भी साइड पर इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर स्वेलिंग प्रेजेंट होती है या स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। ये दो चीज़ देखने के लिए मिलती है अगर जिस भी साइड पर इन्फ्लामेशन है, रेडनेस एंड स्वेलिंग। देन लो ग्रेड फीवर होगा, क्योंकि इन्फेक्शन है तो क्या होगा, लो ग्रेड फीवर देखने के लिए मिलेगा। देन ड्रेनेज ऑफ पस कब देखने के लिए मिलेगा पर्सन में, जब बहुत सीवियर इन्फेक्शन होगा तो ड्रेनेज ऑफ पस देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हाई ग्रेड फीवर होगा। अगर ड्रेनेज ऑफ पस नहीं है, इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है, उस टाइम पर लो ग्रेड फीवर देखने के लिए मिलेगा। देन डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग क्यों होगा, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग इसलिए देखने के लिए मिलेगा क्योंकि बहुत सारे पर्सन हैं जिनकी जॉब या फिर ऐसा उनका वर्क होता है जहाँ पर उनको लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग या लॉन्ग टाइम सिटिंग वाली पोजीशन में रहना होता है। उस टाइम पर उनके ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो पाते हैं लेग्स के, तो जो लेग्स है, लेग्स में थ्रोम्बस फॉर्म देखने के लिए मिलता है और वही जो थ्रोम्बस फॉर्म है उसके कारण जो पर्सन है उसको डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, मतलब वो चलने में डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिलेगी। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स। सबसे फर्स्ट पेन एंड वार्म, टेंडरनेस, रेडनेस, बल्जिंग ऑफ वेन, स्वेलिंग, जिस इन्फ्लामेशन जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ स्वेलिंग एंड रेडनेस प्रेजेंट होगी, लो ग्रेड फीवर होगा, ड्रेनेज ऑफ पस का के साथ साथ हाई ग्रेड फीवर देखने के लिए मिलेगा। और ये कब होगा, जब सीवियर इन्फेक्शन होगा। क्या होगा, सीवियर इन्फेक्शन होगा उस टाइम पर। देन डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग। तो ये थे साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट देखते हैं हम डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन, फर्स्टली हिस्ट्री कलेक्शन में हम जो भी पर्सन है उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट, डाइटरी पैटर्न, ये सारी हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे। फैमिली हिस्ट्री में हम देखेंगे कि उसकी फैमिली में इस टाइप की कोई डिसीज़ कंडीशन पहले किसी को तो नहीं थी, किसी को थ्रोम्बोफेब्लाइटिस तो नहीं था, या कोई ऐसे पर्सन तो नहीं है जिनको मतलब जिनकी वेन में क्लॉट्स या इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन तो नहीं थी, तो हम ये फैमिली हिस्ट्री में कलेक्ट करेंगे। देन मेडिकल हिस्ट्री में पहले किसी टाइप की कोई सर्जरी तो नहीं थी, या तो पहले ऐसा कोई ऐसी कोई डिसीज़ कंडीशन तो नहीं थी, या कोई ब्लड फैक्टर्स हैं जो मिसिंग थे, क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग थे, ये सारी हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे। सर्जिकल हिस्ट्री, किसी भी टाइप की कोई सर्जरी परफॉर्म तो नहीं हुई थी, कैसी जगह पर वर्क करता है, उसका काम क्या है, जॉब क्या है, तो ये सारी हिस्ट्री हम हिस्ट्री कलेक्शन में कलेक्ट करेंगे। देन आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फोर्थ मेथड यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन। ये सारी मेथड्स जो है इसमें हम दो ही मेथड्स यूज़ करेंगे, पाल्पेशन एंड इंस्पेक्शन। जो भी साइड है जहाँ पर क्लॉट प्रेजेंट है वहाँ पर हम पाल्पेट करके देखेंगे। देन इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। इंस्पेक्ट करने पे हमें देखने के लिए मिलेगा टेंडरनेस, रेडनेस, स्वेलिंग प्रेजेंट होगी,
तो ये हमको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देन है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम विजुलाइज करेंगे जो भी वेन है, वेन की सिचुएशन को, पोजीशन को, क्लॉटिंग फैक्टर है, किस साइज़ का है, कितना बड़ा है, किस स्पेस पे है, ये सारी चीज़ें हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम वेन की कंडीशन को देखेंगे। देन है वेनोग्राफी। वेनोग्राफी में एनालाइज ऑफ वेन। इसमें भी जो वेनोग्राफी है इसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं किसको, वेन को। कैसे एनालाइज करेंगे, वेनोग्राफी में एक कैथेटर होता है, उस कैथेटर में डाई होता है, कैथेटर के थ्रू हम डाई को इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू हम एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम इमेजनरी करते हैं कि जो क्लॉट फैक्टर्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, किस साइड पर प्रेजेंट है, उस डाई के थ्रू हम इस चीज़ को इमेजिन करते हैं, एनालाइज करते हैं। देन अल्ट्रासाउंड में हमने देखा कि क्लॉट कहाँ है, ब्लड फ्लो कितना है वेन में, ये सारी चीज़ें। देन सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी स्कैन मीन्स कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट। सीटी स्कैन में हम क्या करते हैं, हमारी जो हमारी बॉडी होती है, हमारे बॉडी के वन साइड या हम किसी एक पर्टिकुलर साइड जो है उस साइड को हम विजुलाइज करते हैं। एमआरआई में भी सेम ऐसे ही होता है कि हमारी जो बॉडी है, होल बॉडी को हम विजुलाइज करते हैं। तो सीटी स्कैन और एमआरआई हैं, ये भी हेल्प करते हैं वेन को एनालाइज करने में, या जो भी क्लॉट फैक्टर्स है किस साइड पर प्रेजेंट है, कितना इन्फेक्शन है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने में सीटी स्कैन एंड एमआरआई टेस्ट हेल्प करते हैं। देन है डी डायमर। डी डायमर ये क्या है, एक ब्लड कोगुलेशन टेस्ट है। कैसे ब्लड कोगुलेशन टेस्ट करते हैं हम, जो डी डायमर है, डी डायमर एक टाइप का प्रोटीन है। जब हमारे बॉडी में या किसी भी पर्सन के बॉडी में जब क्लॉट प्रेजेंट होता है, दैट टाइम पर ये जो डी डायमर प्रोटीन है ये इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन है वो थ्रोम्बोफेब्लाइटिस से सफ़र कर रहा है या फिर इसके जो वेन है वो वेन में क्लॉट या थ्रोम्बस प्रेजेंट है, क्योंकि उसके जो बॉडी है, बॉडी में जो डी डायमर प्रोटीन है वो इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। तो ये था हमारा थ्रोम्बोफेब्लाइटिस के डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन मीन्स कौन कौन से टेस्ट हैं या कैसे हम थ्रोम्बोफेब्लाइटिस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन की वेन में कहाँ पर क्लॉट प्रेजेंट है, थ्रोम्बस प्रेजेंट है, और आगे जाकर ये और क्या चीज़ को कॉज कर सकता है, कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो हमने देखा पहले हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हमने सारी हिस्ट्री कलेक्ट की पेशेंट्स की, पास्ट, मेडिकल, सर्जिकल, फैमिली हिस्ट्री, डाइटरी पैटर्न। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने 2 मेथड्स यूज़ किए, इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन, जिसके थ्रू हमने जो भी सिम्टम्स हैं उनको फाइंड आउट किया। देन डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इसके थ्रू हमने जो वेन है, वेन की सिचुएशन को हमने देखा, ब्लड फ्लो को देखा, क्लॉट किस साइड पर है वो देखा। वेनोग्राफी में हमें कैथेटर के थ्रू कैथेटर को इंसर्ट किया जिसमें डाई होता है, और वो डाई वहाँ पर जाकर रुक जाता है, फिर वो डाई वहाँ पर जाता है जो इमेज मतलब जो क्लॉट है, क्लॉट के इमेज को पर्टिकुलर मतलब एकदम क्लियरली फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू हम जो वेन है, वेन को पूरा विजुलाइज या एनालाइज कर सकते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई ये भी वेन की सिचुएशन कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेंगे। देन डी डायमर एक टाइप का प्रोटीन है जो क्या करता है, एक ब्लड कोगुलेशन टेस्ट है जिसमें प्रोटीन हमारे बॉडी में इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। तो ये थे डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। देन नेक्स्ट देखते हैं हम मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोफेब्लाइटिस। एक्सप्लेन अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्टली वार्म कंप्रेशन। वार्म कंप्रेशन मीन्स जो भी पर्सन है उसको हम एडवाइस करेंगे वार्म कंप्रेशन के लिए। वार्म कंप्रेशन एक टाइप की डिवाइस होती है जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। तो वार्म कंप्रेशन, एलिवेशन ऑफ इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटीज़। एलिवेशन ऑफ इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स जो भी साइड की एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व हुई है उसको हम एलिवेट करने के लिए बोलेंगे। एलिवेशन मतलब बार बार मूवमेंट करे पिलो के हेल्प से, या फिर जब लेटे हुए हैं उस टाइम पर अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की एक्सरसाइज करे। तो जो है, जैसे अगर कोई भी पर्सन है, अगर किसी का जॉब ऐसा है कि लॉन्ग टाइम से स्टैंडिंग है या फिर लॉन्ग टाइम से सिटिंग वाली पोजीशन है, तो वो अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज यूज़ कर सकता है जिसके थ्रू वो थ्रोम्बोफेब्लाइटिस को प्रिवेंट कर सकता है। तो एलिवेशन ऑफ इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटीज़। एम्बुलेशन भी एक टाइप का डिवाइस है, एम्बुलेट करते हैं हम जिसमें जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। यूज़ कंप्रेशन डिवाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। देन
नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट ये तो हमारे हो गए डिवाइसेस जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रोम्बोफेबलाइटिस को, या प्रिवेंट या फिर अगर कोई भी पर्सन है इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो इसके थ्रू ये भी हेल्प करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। देन एडमिनिस्टर्ड एनाल्जेसिक ड्रग, ये सारी जो ड्रग्स है हमें खुद से नहीं यूज़ करना है, ये सारे ड्रग्स एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेना है। एडमिनिस्टर्ड एनाल्जेसिक ड्रग एग्जाम्पल मॉर्फिन। एनाल्जेसिक ड्रग है, अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कोई भी पर्सन है उसको उस साइड पर पेन हो रहा है, दैट टाइम पर एज अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम ड्रग ले सकते हैं एनाल्जेसिक, एग्जाम्पल मॉर्फिन। एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक ड्रग एज पर डॉक्टर ऑर्डर, ये एंटीबायोटिक्स है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक ड्रग लेते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलिन। एडमिनिस्टर्ड एंटीकोगुलेंट ड्रग, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स मीन्स जिस भी साइड पर, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले हम। एडमिनिस्टर्ड एंटीकोगुलेंट्स ड्रग हेपेरिन एंड वाफरिन, ये क्या है, जो एंटीकोगुलेशन ड्रग है, जो भी कोगुलेशन मतलब कि जो थ्रोम्बस है या क्लॉट प्रेजेंट है उसको ये डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। देन है एडमिनिस्टर्ड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये भी इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट करने के लिए, इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए हम लेते हैं एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आइब्रूफेन एंड एस्पिरिन, आइब्रूफेन एंड एस्पिरिन। देन नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्टर्ड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, ये है स्टेप्टिस, ठीक है। तो ये भी क्या है, जो थ्रोम्बस फॉर्म है, थ्रोम्बस फॉर्म को प्रिवेंट करने के लिए हम ये ड्रग का यूज़ करते हैं। जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है इसका भी यूज़ किया जाता है कि जो क्लॉट है या जो थ्रोम्बस है उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। देन एंटीकोगुलेशन ड्रग है, अगर किसी भी रीज़न से जो ब्लड है वो थिक हो गया या क्लॉट होने के चांसेस हैं, दैट टाइम पर हम एंटीकोगुलेशन ड्रग का यूज़ करके हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एंटीकोगुलेशन ड्रग का 2 टाइप से यूज़ किया जाता है। तो ये एडमिनिस्टर्ड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है, ये क्या करती है, जो भी क्लॉट है या थ्रोम्बस है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करती है। तो ये था मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ थ्रोम्बोफेबलाइटिस, जिसमें हमने देखा वार्म कंप्रेशन, एलिवेशन ऑफ इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटीज़, एम्बुलेशन, यूज कंप्रेशन डिवाइस। फिर हमने ट्रीटमेंट में मेडिसिन देखी कि कौन कौन सी मेडिसिन है। तो हमने पेन किलर लिया जिसे हम एनाल्जेसिक ड्रग बोलते हैं। एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक ड्रग, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एडमिनिस्टर्ड एंटीकोगुलेंट्स ड्रग, अगर कोई भी है क्लॉटिंग, अगर क्लॉट होने के चांसेस हैं तो हम क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोगुलेशन ड्रग का यूज़ करते हैं जैसे हेपेरिन एंड वाफरिन। देन हम एडमिनिस्टर्ड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आइब्रूफेन एंड एस्पिरिन, इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट करने के लिए। देन थ्रोम्बोफिलाइटिक ड्रग जो है इसका यूज़ हम करते हैं डिसॉल्व करने के लिए, थ्रोम्बस या क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था मेडिकल मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 टाइप की सर्जरी यूज़ की जाती है। सबसे फर्स्ट हो जाता है हमारा वेन लाइगेटिंग। वेन लाइगेटिंग, ये जो सुपरफिशियली क्लॉट होता है उसको हम रिमूव करते हैं या तो फिर हम इसे डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं वेन लाइगेटिंग के थ्रू। देन इसमें और भी सर्जरी होती हैं जैसे कि बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, जैसे ये वेन है, ये वेन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर थ्रोम्बस प्रेजेंट है। तो ये ग्राफ्टिंग टाइप का होता है कि अदर साइड की हम वेन को ग्राफ्ट कर लेते हैं और इतनी जो वेन है इसको रिमूव करके हम वहाँ पर जो हमने ग्राफ्ट किया है उस वेन को हम उस साइड पर कनेक्ट कर देते हैं जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर होता रहे। देन आ जाता है आपका डीप वेन से हम प्रिवेंट करने के लिए हम डीप वेन जो है उसकी भी सर्जरी करते हैं। थ्रू दी कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं और थ्रू दी कैथेटर इंसर्ट करके डीप वेन में हम इंसर्ट करते हैं और जो एक वायर लाइक होगा या फिर एक ऐसे वायर लाइक कैथेटर के थ्रू हम इंसर्ट करेंगे और उसको हम पुश करने की कोशिश करते हैं। जो भी क्लॉट है उस क्लॉट को पुश किया जाता है। मैं आपका इसके जो सर्जरी है उसका नाम लिख कर दे देती हूँ। पुश करके हम इसको रिमूव आउट कर देते हैं। इसमें मैं लिखकर आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट वेन लाइगेटिंग, ऐसे हम स्ट्रेपिंग भी बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी। वेन लाइगेटिंग में मैंने आपको बताया कि कोई भी ये सुपरफिशियली वेन में जो क्लॉट होता है हम इसको इजीली डिसॉल्व करके हम कर सकते हैं या फिर अंदर ना जाए, इसलिए हम एक लाइगेट करके हम ये जो क्लॉट है इसको हम रिमूव आउट कर देते हैं। देन है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि ये जो वेन है, वेन में कैथेटर के थ्रू एक वायर है,
इसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टी करते हैं, अपर साइड पे एक कट लगाते हैं, देन इसके जो लेग साइड नीचे एंकल साइड पे हम एक कट लगाते हैं। ये ऊपर साइड से हम क्या करते हैं, एक वायर को इंसर्ट करते हैं, तार होता है, तार जैसा वायर को इंसर्ट करते हैं थ्रू दी कैथेटर, और हम इसको पुश करते हैं। पुश करके हम जो एंकल साइड है, एंकल साइड से हम इस क्लॉट को रिमूव कर देते हैं। तो ये था एंजियोप्लास्टी। इसके बाद और भी सर्जरी, बहुत सारी सर्जरी की जाती है। एक सर्जरी और है बाईपास ग्राफ्टिंग। बाईपास ग्राफ्टिंग में ये जो वेन है, वो वेन में ये जो क्लॉट प्रेजेंट है, तो इस साइड पर हमें इतनी वेन है, इस वेन को हम रिमूव आउट ही कर देंगे। इसको रिमूव आउट करेंगे और हम अदर साइड की वेन का ग्राफ्ट लेंगे, थोड़ा पार्ट लेते हैं, और जो हमने इतनी जो वेन को हमने रिमूव किया था, इसको हम इस रिमूव साइड पे हमने जो अदर पार्ट से वेन ली है उसको हम यहाँ पर ग्राफ्ट कर देते हैं, मतलब हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो प्रॉपर होते रहता है। तो ये था सर्जिकल मैनेजमेंट। और कॉम्प्लिकेशन भी है। कॉम्प्लिकेशन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा डीवीटी। डीवीटी के थ्रू जो है, ये एक टाइप से डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर ब्लड क्लॉट के थ्रू, अगर जो ब्लड क्लॉट है वो ब्लड फ्लो के साथ अगर हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है, तो उसके कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन वो देखने के लिए मिलेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, थ्रोम्बोफेब्लाइटिस का पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जो भी ब्लड क्लॉट है, अगर ब्लड फ्लो के थ्रू अगर वो जिस भी साइड में प्रेजेंट हो, चाहे वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हो या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हो, क्योंकि जो भी ब्लड्स है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे डायरेक्ट हार्ट में ही जाता है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा थ्रू दी ब्लड फ्लो, और वहाँ पर जाकर ये फिक्स हो जाएगा। एम्बोलिज्म मतलब जो आर्टरी है वहाँ पर एम्बोलिज्म कॉज कर देगा, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने के लिए मिलेगा। उसके कारण ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, जो भी पर्सन है उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, सफोकेशन होगा, हार्ट बीट फास्टली देखने के लिए मिलेगी, ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, इनसफिशियंसी ऑक्सीजन लेवल होगा, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलेंगे, और लास्ट में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, थ्रोम्बोफेब्लाइटिस। देन आई होप अंडरस्टूड माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर रखा हुआ है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोफेब्लाइटिस, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स एंड पैथोफिजियोलॉजीज एक्सप्लेन किया हुआ है।